भूमिगत स्थान के एक विशेष हिस्से में 8 ऊंचे चबूतरे थे जहां कई लड़ाइयां हो रही थीं। उनमें से 2 पर कुछ जाने पहचाने चेहरे उत्सवों में भाग ले रहे थे। डेमियन और रुयुए ने सम्मेलन का दौरा करने और अब तक की कार्यवाही को समझने में पिछला दिन बिताया था, और वे आमतौर पर जो कुछ भी उन्हें मिला उससे निराश थे। सड़कों के किनारे लगी दुकानें बाजार विक्रेताओं की तरह थीं, जो कलाकृतियों और जड़ी बूटियों से लेकर खेती की तकनीकों तक सब कुछ बेच रही थीं। फिर भी हर 10 स्टॉलों में से कम एक स्टॉल धोखाधड़ी वाले सामानों से भरा हुआ था। हालांकि सबसे उल्लेखनीय बात शायद साधना की नियमावली थी। यही वह मुख्य कारण था जिसके चलते दुष्ट शक्तियों को दुष्ट माना जाता था, और यही इन संप्रदायों में शामिल होने वालों की मानवता के पतन का मुख्य कारण भी था। इन तकनीकों के भीतर कई अलग अलग तरीके थे, कुछ तो पीड़ितों को साधना पात्र में बदलने के लिए भी बनाए गए थे। इन सभी शातिर तकनीकों को देखना एक दिलचस्प अनुभव था, क्योंकि इसने डेमियन के दिमाग को कई ऐसे तरीकों के लिए खोल दिया जिनके बारे में उसने सोचा भी नहीं था कि वे संभव हैं। जिस तरह से यह व्यवस्था काम करती थी, उसमें स्तर बढ़ाने का सबसे कारगर तरीका हत्या करना ही था। इस तरह की व्यवस्था में उसे साधना चुराना कोई बड़ी बात नहीं लगती थी। आखिरकार हत्या के माध्यम से प्राप्त अनुभव मरने वालों से छीना हुआ ही होता था। हालांकि इन नियमावली के साथ मामला अलग था। अनुभव का हिस्सा होने के बजाय वे पीड़ित से प्राप्त अनुभव की मात्रा को अधिकतम करने पर जोर देते थे, लेकिन ऐसा करने पर दंड मिलता था। ये व्यवस्था संतुलन को प्राथमिकता देती थी, जिसके अनुसार हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती थी। हत्या से मिलने वाले इतने अपार लाभों के बदले इन तकनीकों का उपयोग करने वाला व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो देता था। इतना ही नहीं, बल्कि इनमें से कुछ तकनीकों से उपयोगकर्ता के शारीरिक कार्यों की स्थिति भी बिगड़ जाती थी। डेमियन ने सम्मेलन स्थल का भ्रमण करते हुए कई ऐसे लोगों को देखा जो पहले से ही बेजान और खोखले दिख रहे थे, और इन स्टॉलों से आगे बढ़ते हुए दोनों को वह मंच मिल गया जहां वे फिलहाल प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। ये युवा पीढ़ी के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने और प्रतिस्पर्धा करने का स्थान था। फिर भी शामिल होने से पहले उनके अवलोकन से यह स्पष्ट था कि दुष्ट शक्तियों में उदारता के प्रति उनकी कितनी कम परवाह थी। द्वंद्वयुद्ध का विजेता कभी भी अंत तक खड़ा रहने वाला नहीं होता था, बल्कि वह होता था जो अंत तक जीवित रहता था। इससे वह सोचने लगा कि दुष्ट संप्रदाय क्या कर रहे थे, क्योंकि वे प्रभावी रूप से उन पौधों को नष्ट कर रहे थे जो भविष्य में उनकी शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते थे। लेकिन रुयुए ने उसे अच्छी तरह से समझाया। ये कुछ हद तक पृथ्वी की अर्थव्यवस्था जैसी ही अवधारणा थी। अमीर और अमीर होते जाते हैं, जबकि गरीब और गरीब होते जाते हैं। जीतने वालों को वे सभी संसाधन मिल जाते जो एक न्यायपूर्ण सत्ता होने पर अनेकों में वितरित किए जाते। भले ही धार्मिक संप्रदायों ने सबसे मजबूत और प्रतिभाशाली लोगों पर अधिक संसाधन खर्च किए हों, लेकिन उन्होंने कभी भी कम प्रतिभा या कमजोर लोगों को नहीं छोड़ा। दुष्ट संप्रदाय धर्मी संप्रदायों की तुलना में कम संख्या में कुलीन सेनाएं बनाने के लिए स्पष्ट रूप से अधिक प्रवृत्त थे। बूम! डेमियन द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते ही द्वंद्वयुद्ध के मंच पर काली बिजली दौड़ उठी। हालांकि उसकी प्रतिद्वंदी ने ऐसा नहीं किया। उसके शरीर से गहरे बैंगनी रंग की धुंध फैल गई और उसका शरीर लयबद्ध रूप से हिलने लगा। उनकी लचीली और मनमोहक चाल ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया, जिससे वे उनसे अपनी निगाहें नहीं हटा पा रहे थे। भले ही वे दूर से देख रहे थे, फिर भी उसकी तकनीक का असर उन पर पड़ा। उनकी आंखों से हल्की बैंगनी आभा निकलने लगी और उनके चेहरे के भाव फीके पड़ने लगे। ये देखकर महिला मुस्कुरा उठी। यही वह शक्ति थी जिस पर उसे गर्व था, किसी भी पुरुष को अपने वश में करके उसे अपना वफादार गुलाम बनाने की शक्ति। कामुक परी संप्रदाय ये सिद्धांत रूप में सर्वोच्च परिस्वर्ग के बिल्कुल विपरीत शक्ति थी, और संप्रदाय के सदस्यों ने अपने इन गुणों को पूरी तरह से अपनाया था, जो उनकी शक्ति के नाम में स्पष्ट था। वासना की शक्ति का दुरुपयोग होने पर वह बेहद खतरनाक साबित हो सकती थी। यही उनकी शक्ति का आधार था, और यही कारण था कि अन्य शक्तियां उन्हें अत्यधिक सम्मान देती थीं और साथ ही उनसे घृणा भी करती थीं। लेकिन इसमें एक घातक कमजोरी थी, और इस समय उसका प्रतिद्वंदी वही कमजोरी था। इससे पहले कि महिला कुछ समझ पाती कि क्या हो रहा है, डेमियन उसके सामने था और उसने लोहे जैसी मजबूत पकड़ से उसकी गर्दन जकड़ ली थी। वासना की शक्ति डेमियन इसे अच्छी तरह जानता था। पहले भी जब उसकी पशुवत प्रवृत्ति बेकाबू हो गई थी, तब वासना ने उसे वश में करने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसे अनुभवों ने उसे इन भावनाओं को नियंत्रित करना सिखा दिया था। लेकिन यही वजह नहीं थी कि वह उस समय मंच पर अप्रभावित खड़ा था। वह महिला जिस शक्ति का प्रयोग कर रही थी, वह जरूरी नहीं कि वासना ही हो, बल्कि वह आकर्षण के अधिक करीब थी। और इस तरह का बनावटी आकर्षण महज एक भ्रम था, एक ऐसा भ्रम जिसके प्रति वह पूर्ण रूप से प्रतिरोधी था।
उसकी ठंडी निगाहें उसकी निगाहों में गड़ी रहीं और बिना किसी पछतावे के उसने अपनी पकड़ और कस ली। उसे अपने हाथ में हड्डियों के चटकने का घिनौना एहसास साफ महसूस हो रहा था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। ये नीच लोगों का जमावड़ा था। भले ही वह अच्छी तरह जानता था कि यहाँ मौजूद हर कोई नीच नहीं था, फिर भी उसे घुलने मिलने के लिए नीच बनना ही था। इसके अलावा उसे लगता था कि इस महिला ने जो करने की हिम्मत की, उसके लिए वह मौत की हकदार थी। अगर मकड़ियों को छोड़ दे तो डेमियन को दुनिया में सबसे ज्यादा नापसंद 3 चीजें थीं, और हेरफेर किया जाना भी उस सूची में शामिल था। वह किसी को अपने साथ इस तरह की चाल चलने की कोशिश करते हुए चुपचाप खड़ा नहीं रहेगा। जैसे ही उस महिला की मृत्यु हुई, उसके चारों ओर छाया बैंगनी धुंध छट गया और दर्शक धीरे धीरे होश में आ गए। स्वाभाविक रूप से इसके बाद खूब जयकारे लगे। आखिरकार डेमियन अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे हेरफेर किया जाना नापसंद था। परिणाम घोषित होते देख मैच के प्रभारी ने अपनी आवाज ऊंची कर दी। विजेता ट्वाइलाइट ब्लड सेक्ट से जेन फोंग। डेमियन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और फिर बगल के मंच की ओर देखा, जहां रुयुए ने भी अपना मैच समाप्त कर लिया था। स्वाभाविक रूप से ये दोनों बिना किसी समर्थन के इतने बड़े आयोजन में नहीं आए थे। ट्वाइलाइट ब्लड सेक्ट यह एक एकांतप्रिय शक्ति थी जिसका दुष्ट संप्रदाय समुदाय में काफी दबदबा था। इस शक्ति का धर्मी संप्रदायों के साथ संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसके कारण यह माना संप्रदायों के लिए एक आदर्श बन गई है। इस संप्रदाय ने ज़ेड हेवनली पैलेस के साथ खून का बदला भी ले लिया था, जिसके चलते 100 साल पहले एक अभियान चलाया गया और संप्रदाय के युवा महल प्रमुख की सफलतापूर्वक हत्या कर दी गई। उस घटना के बाद से दोनों संप्रदाय पर्दे के पीछे एक खामोश युद्ध में उलझे हुए थे। इस संघर्ष में दोनों पक्षों के कई लोग मारे गए, लेकिन ट्वाइलाइट ब्लड संप्रदाय की शक्ति कभी कम नहीं हुई। हालांकि ये सारा संघर्ष एक दिखावा था। वास्तव में ट्वाइलाइट ब्लड सेक्ट धर्मी संप्रदायों द्वारा प्रायोजित एक शक्ति थी जो दुष्ट समाज में प्रवेश करने की उनकी कुंजी थी। यह एक ऐसा तथ्य था जो अधिकांश लोगों को अज्ञात रहा, लेकिन इस मिशन की प्रकृति के कारण डेमियन और रुयुए को ऐसी जानकारी प्राप्त हो गई। और यद्यपि यह धर्मप्रायण संप्रदायों के लिए एक आवरण था, इसने उनकी शक्ति को जरा भी कम नहीं किया। ट्वाइलाइट ब्लड सेक्ट वास्तव में उतना ही क्रूर था जितना वह खुद को दर्शाता था। ट्वाइलाइट ब्लड सेक्ट और ज़ेड हेवनली पैलेस के बीच हुए झूठे युद्ध में जिन लोगों की जान गई, वे वास्तविक थे। ये बलिदान दुष्ट संप्रदाय को संदेह से बचाने के लिए किए गए थे। इस उद्देश्य के लिए युवा महल स्वामी की भी बलि दी गई, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि सत्ता में बैठे लोगों के लिए दिखावा कुछ लोगों के जीवन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था, चाहे उनका महत्व कुछ भी हो। और युद्ध के अलावा भी ट्वाइलाइट ब्लड सेक्ट ने कई जघन्य अपराध किए थे। हालांकि उनकी साधना तकनीक अज्ञात ही रही। ये संप्रदाय अपने एकांतप्रिय स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था, और यहाँ तक कि अन्य दुष्ट शक्तियों के अधिकारियों ने भी इसके संप्रदाय प्रमुख को कभी नहीं देखा था। ऐसे अवसरों के लिए हमेशा एक प्रतिनिधि भेजा जाता था। ऐसी अफवाहें थीं कि ज़ेड हेवनली पैलेस के साथ संघर्ष में संप्रदाय के प्रमुख घायल हो गए थे, जबकि अन्य लोगों का मानना था कि वह एक बड़ी सफलता की ओर साधना कर रहे थे, लेकिन कुछ भी आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया गया था। संप्रदाय ने भी इन अफवाहों की न तो पुष्टि की और न ही खंडन किया, जिससे अधिकांश लोग असमंजस में पड़ गए। फिर भी कोई भी सच्चाई का पता नहीं लगा सका। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, संप्रदाय की शक्ति लगातार बढ़ रही थी, और उसके भीतर भेजे गए किसी भी जासूस को तुरंत हटा दिया जाता था। जब उसे यह सारी जानकारी मिली, तो डेमियन को लगा कि दुनिया हमेशा उसे ये देखने के लिए मजबूर कर रही है कि किसी भी चीज को काले और सफेद के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। हालांकि वह कभी भी इस तरह 2 श्रेणियों में भेद करने वाला व्यक्ति नहीं था, फिर भी यह बात उस पर थोपी गई थी। धर्मी हो या दुष्ट, अच्छा हो या बुरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने बहुत पहले ही दुनिया को धूसर रूप में देखना सीख लिया था। और अगर वह खुद से पूछे कि ट्वाइलाइट ब्लड सेक्ट और धर्मात्मा संप्रदायों की गतिविधियों के बारे में उसकी क्या राय है, तो वह कोई ठोस जवाब नहीं दे पाएगा। अगर उसे ये तय करना होता कि यह नैतिक रूप से सही है या नहीं, तो वह वस्तुनिष्ठ रूप से कहता कि यह गलत है। लेकिन क्या इसका मतलब यह था कि वह इसका विरोध करता था? अगर वह उन्हीं की स्थिति में होता तो क्या करता? स्पष्ट रूप से कहें तो वह राजनीति में इतने कुशल नहीं थे कि ऐसे प्रश्न का निश्चित उत्तर दे सकें, लेकिन अगर उन्हें अपनी राय पर विचार करना पड़े, तो वे धार्मिक संप्रदायों के कार्यों में कोई दोष नहीं निकाल सकते थे। भले ही ये तरीका अपरंपरागत या घृणित था, इसने अपना उद्देश्य पूरा किया। इस संप्रदाय के अस्तित्व के कारण ही डेमियन और रुयुए बिना किसी बाधा के घुसपैठ करने में सफल रहे। यह अपने उद्देश्य को बखूबी निभा रहा था।
और इसी वजह से डेमियन इसकी शिकायत नहीं कर सकता था। वैसे भी वह शुरू से ही ऐसा नहीं करता। जब वह अपने विचारों में डूबा हुआ था तब तक वह और रुयुए द्वंद्वयुद्ध के मैदान से निकल चुके थे और एक बार फिर भूमिगत स्थान के भीतर स्थित कई मंडपों से गुजर रहे थे। वे पहले ही प्रत्येक 5 लड़ाइयां लड़ चुके थे, जो सम्मेलन के एक दिन में उन्हें लड़ने की अनुमति की सीमा थी। और ऐसा भी नहीं था कि वे वहां मौज मस्ती के लिए गए थे। वह किसी भी समय हमारे पास आ सकता है, डेमियन ने चुपचाप चारों ओर देखते हुए बुदबुदाया। और जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी, 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि उनके सामने एक आदमी आ पहुंचा, जिसकी उम्र 20 के दशक के अंत में लग रही थी। छोटे भाई और छोटी बहन, आप दोनों को फिर से देखकर बहुत अच्छा लगा। उसने अपने ऊंचे स्वर में ये कहते हुए सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। लेकिन जब भीड़ ने उसकी छाती पर लगे प्रतीक चिन्ह को देखा, तो उन्होंने तुरंत अपनी निगाहें हटा लीं और अपने अपने काम में लग गए। ये खून की तरह लाल रंग का चंद्रमा था, जिसके सामने 3 कौवे तिरछे उड़ रहे थे, जो ट्वाइलाइट ब्लड सेक्ट का प्रतीक था। आइए आइए, मुझे पता है कि आप दोनों अब तक उत्सव का आनंद ले रहे हैं, लेकिन हमें बहुत कुछ चर्चा करनी है, उस व्यक्ति ने आंख मारते हुए कहा। दोनों ने संक्षिप्त रूप से सिर हिलाया और उसके पीछे पीछे चल दिए। जल्द ही वे एक सराय के सामने पहुंच गए, जो बाकी सराय की तुलना में थोड़ी अधिक आलीशान लग रही थी। अंदर पहुंचकर वो व्यक्ति उन्हें 2 सीढ़ियां चढ़ाकर एक कमरे में ले गया और उसमें प्रवेश किया। कमरा कोई खास नहीं था, उसमें एक ही पलंग था और पर्याप्त जगह थी, लेकिन पूरी तरह से एक ऐसी आकृति से ढका हुआ था जो डेमियन की आंखों के सामने प्रकट हुई। रून अक्षरों का व्यापक ज्ञान न होने के बावजूद वह इसका उद्देश्य समझने में सक्षम था। यह ध्वनि रोधक संरचना थी, और वह भी उच्च कोटि की। अब जब हम यहाँ हैं तो मैं खुलकर बोल सकता हूँ, उस व्यक्ति ने कहा। मेरा नाम शियान लिन है और मैं ज्यादा स्वर्गीय महल का एक वरिष्ठ सदस्य हूँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप दोनों स्वर्गीय तारा महल से हैं, है ना? उस आदमी के शब्दों पर डेमियन की निगाहें तेज हो गईं। जब हम स्पष्ट रूप से एक ही शक्ति से हैं, तो आप हमें किसी धार्मिक संप्रदाय से होने का संदेह क्यों कर रहे हैं? एल्डर हुआ आपसे बेहद नाराज होंगे। खैर, इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार एल्डर हुआ मेरे प्रिय और आदरणीय दादाजी हैं। उसकी बातें सुनकर डेमियन ने अपनी सतर्कता थोड़ी कम कर दी। यह महज एक सांकेतिक भाषा थी जिसे उसे किसी के सामने अपनी पहचान जाहिर करने से पहले पुष्टि करनी थी। ऐसी जगह पर जहां कई महत्वपूर्ण लोग इकट्ठा हो सकते हैं, कौन जाने किस तरह की चालें चली जा सकती हैं। सिर हिलाते हुए डेमियन ने बातचीत जारी रखने का फैसला किया। उस व्यक्ति की पहचान सत्यापित हो चुकी थी, इसलिए भले ही वह सतर्क रहे, अब दिखावा करने का कोई कारण नहीं था। हम सचमुच आप जैसे ही हैं, लेकिन मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। वैसे भी बैठक का उद्देश्य यह नहीं है ना? चलिए काम की बात करते हैं। शियान लिन ने हल्के से सिर हिलाया। मैं बस पुष्टि करना चाहता था, क्योंकि मैंने आपको युद्ध मंच पर हंगामा करते देखा था। मैं इस वर्ष के सम्मेलन में संप्रदाय का प्रतिनिधि हूँ। हालांकि मुझे पता है कि आपके आने का कारण मुझसे अलग है, क्योंकि हम सभी को अलग अलग पद दिए गए हैं। मैंने आज आप दोनों से मुलाकात इसलिए की ताकि किसी भी अनभिज्ञ व्यक्ति की नज़र से आपकी संबद्धता की पुष्टि कर सकूं और आपको कुछ ऐसी जानकारी दे सकूं जो आपके लिए उपयोगी हो सकती है। इतना बोलने के बाद शियान लिन का चेहरा और भी गंभीर हो गया। पिछले 2 दिनों में जब से मैं यहाँ हूँ, मैंने पाया है कि यहाँ केवल एक ही सम्मेलन नहीं हो रहा है। क्या ये दुष्ट संप्रदायों का जमावड़ा नहीं है? और कौन सी शक्तियां उसी स्थान पर ऐसा आयोजन करने का साहस करेगी? रुयुए ने सवाल किया। खैर, मुझे भी इस बारे में पक्का पता नहीं है। मैंने जो देखा है उससे यही लगता है कि इस सम्मेलन में अलग अलग शक्तियों के कई लोग शामिल हो रहे हैं। मुझे अभी तक उनके बीच कोई संबंध नहीं मिल पाया है। हालांकि अगर मुझे कोई अनुमान लगाना हो तो मैं कहूंगा कि वे सभी एक अलग संगठन का हिस्सा हैं जो दुष्ट शक्तियों के साथ मिलकर काम करता है या उन्हें एक अड़ के रूप में इस्तेमाल करता है। नेताओं और संप्रदाय प्रमुखों को इस गुप्त सम्मेलन की जानकारी न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए उनमें से कम कुछ तो इसमें शामिल जरूर होंगे। शियान लिन के अनुमान को सुनकर डेमियन के दिमाग में केवल एक ही समूह के जिम्मेदार होने की आशंका थी, शैतान की पूजा करने वाले। हालांकि उनका ज्ञान सीमित था और उन्हें यकीन नहीं था कि इसी तरह के अन्य संगठन भी मौजूद हैं, फिर भी उन्हें पूरा विश्वास था कि उनका अनुमान सही था। इसे अंतर्ज्ञान कहिए या जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालना कहिए, लेकिन उन्हें लगा कि इस बार कोई और संभावना नहीं थी। और वैसे भी क्या इस सम्मेलन में उनका उद्देश्य शैतान की पूजा करने वालों पर नजर रखना नहीं था? शियान लिन जैसे कई अन्य लोग थे जो दुष्ट संप्रदाय के सम्मेलन में घुसपैठ कर सकते थे।
इतना सोचने के बाद डेमियन ने रुयुए को संदेश भेजकर उसकी सहमति मांगी, और रुयुए को भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। शियान लिन को देखकर डेमियन को जरा भी झिझक नहीं हुई। वह तुरंत कार्रवाई करना चाहता था, भले ही यह मिशन एक लंबी प्रक्रिया साबित हो। बहुत अच्छा, हमें गुप्त सम्मेलन स्थल पर ले चलो ताकि हम इसकी आगे जांच कर सकें। शियान लिन एक समझदार व्यक्ति था और उन दोनों का उसके प्रति रवैया देखकर उसने सोचा कि देरी न करना ही बेहतर होगा। हालांकि तकनीकी रूप से वे एक ही लक्ष्य की ओर काम करने वाले सहयोगी थे, लेकिन जाहिर तौर पर वे उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते थे। और सच कहूं तो उसे लगता था कि यही उनका उचित रवैया होना चाहिए था। अगर ये दोनों, जिन्होंने उसे अपना नाम तक नहीं बताया था, अधिक खुले होते तो उसे उनकी विश्वसनीयता पर संदेह होता। आखिरकार, चाहे उन्होंने कितने ही एहतियाती उपाय और कोड बनाए हों, ऐसी कोई स्थिति कभी नहीं आई जहां वे एक दूसरे की पहचान के बारे में 100% निश्चित हो सकें। फिर भी उन्होंने इस मामले पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। समूह तब तक सराय में रुका रहा जब तक कि आसमान दिखाई देने पर रात नहीं हो गई। उसके बाद वे सम्मेलन स्थल से होते हुए वापस चले गए। चलते चलते डेमियन और रुयुए को एक बार फिर अपने आसपास के नज़ारों की प्रशंसा करने का समय मिला, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि वे सिर्फ यही कर रहे थे। अगर डेमियन को सच बोलना हो तो उस रात के बाद से जब रुयुए ने उस अज्ञात जंगल में उसकी छाती पर सिर रखकर रोया था, उनका रिश्ता बेहद असहज हो गया था। पर्वत श्रृंखला की ओर जाते समय वे भले ही मजाक कर रहे थे, फिर भी उसने महसूस किया कि वह उनके बीच एक दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वह इस बारे में कुछ कह नहीं सकता था। जितना वह समझ पाया, वह ठीक होने की प्रक्रिया में थी। हालांकि गांव में हुआ नरसंहार उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसके लिए यह अलग था, जो अंततः उस जाल का शिकार हो गई थी। अगर अब उसे बस अपने खोल से बाहर निकलने के लिए समय चाहिए था, तो वह उसे बस यही दे सकता था। वे इतने करीब नहीं थे कि वह उसकी और कोई मदद कर सके। उन्होंने फिलहाल इस मामले को टालने का फैसला किया क्योंकि वे फिलहाल एक मिशन पर थे। अगर वह उनके आगमन के बाद से बने गंभीर माहौल में कुछ ज्यादा ही खुशमिजाज व्यवहार करती तो यह अजीब लगता। जब समूह अपने विचारों में मग्न था, तभी वे सम्मेलन स्थल के दूसरे छोर पर एक साधारण सी दीवार के पास पहुंचे। ये दीवार उस विशाल गुफा का अंत थी, जिसका अर्थ था कि वे इससे आगे नहीं जा सकते थे, या कम से कम ऐसा होना चाहिए था। डेमियन की आंखों की अब तक की मुख्य ताकत भ्रमों को भेदने की उनकी क्षमता रही है, और एक बार फिर उन्होंने इस उद्देश्य को पूरा किया। उनके ठीक सामने लगभग 3 मीटर ऊंचाई का एक भ्रम था जो दरवाजे जैसा दिखता था। इस दरवाजे के पार उन्हें जीवन की अपार ऊर्जा का अनुभव हो रहा था, मानो वहां कोई गुप्त बैठक चल रही हो। मैंने जिन लोगों का जिक्र किया है, उन्हें इसी दीवार के अंदर गायब होते देखा है। मुझे ठीक से नहीं पता कि वे कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वे यहीं कहीं आसपास हैं। शियान लिन ने कहा, हाँ, मुझे भी यही लगता है। अब तक की मदद के लिए धन्यवाद, लेकिन अब हम आगे का काम संभाल लेंगे। मुझे यकीन है कि आपको अपने कुछ काम निपटाने होंगे, डेमियन ने संक्षिप्त जवाब दिया। हालांकि उसका ये रवैया घमंडी लग रहा था, शियान लिन भली भांति जानता था कि यह केवल उनके प्रति उनकी संशय की भावना थी जिसके कारण उन्होंने ऐसा व्यवहार किया। इसी वजह से वह केवल व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ विदा ले सका। जैसा कि आपने कहा, मैं यहाँ संप्रदाय के प्रतिनिधि के रूप में हूँ, इसलिए मुझे कई कर्तव्यों का पालन करना है। मुझे आशा है कि आप दोनों को वह मिल जाएगा जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। शियान लिन के जाने के बाद डेमियन और रुयुए ने तुरंत गुप्त सम्मेलन स्थल में प्रवेश नहीं किया, बल्कि पहले अन्य प्रतिभागियों पर नजर रखने का विकल्प चुना। और डेमियन को अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए केवल एक ही समूह की आवश्यकता पड़ी। जैसे ही व्यक्तियों का वह समूह मायाजाल से गुजरा, उसे कुछ दिलचस्प चीज मिली। उनमें से हर एक से एक जानी पहचानी काली आभा निकल रही थी, जिसमें मृत्यु की गंध थी। उसने इसे उत्तरी महाद्वीप पर एक बार पहले भी देखा था, लेकिन तब उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था क्योंकि दुश्मनों ने गर्व से खुद को शैतान का उपासक घोषित किया था। सबसे अजीब बात यह थी कि इन आभाओं की शक्ति बहुत ही कम थी। उनमें से एक की आभा बाकियों से थोड़ी अधिक थी, लेकिन फिर भी वह नगण्य थी। शेन कबीले के मुखिया ने जिस नेता से लड़ाई की थी, उसे याद करते हुए उसे एहसास हुआ कि शैतान की पूजा करने वालों के बीच भी पदक्रम अवश्य होते हैं। शायद उसका ऐसा सोचना मूर्खतापूर्ण था, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। उसके लिए वे सब एक समान थे, दुश्मन ही थे। फिर भी चूंकि कुछ और समूहों को अंदर जाते हुए देखने के बाद ये पुष्टि हो गई थी कि गुप्त सम्मेलन शैतान उपासकों के लिए था, इसलिए उसने और रुयुए ने भी अंदर जाने का फैसला किया।
इस यात्रा पर निकलने से पहले उन्हें जो मुख्य तैयारियां करनी थीं, वे सब पहचान से जुड़ी थीं। उनके नए नामों और रिश्तों से लेकर ट्वाइलाइट ब्लड सेक्ट के साथ उनके जुड़ाव तक, और अंत में डेमियन ने अपने शरीर पर नीचे देखा, जिससे वैसी ही काली आभा निकल रही थी जैसी उसने पहले देखी थी। डेमियन के लिए तियान यांग की असीम क्षमताओं की प्रशंसा करने का यह एक और कारण था। उन दोनों को बस एक साधारण गोली लेनी थी और अब वे नॉक्स अनुयायी जैसी आभा बिखेर रहे थे। इसके पीछे क्या रहस्य था? डेमियन ने पूछने की जहमत नहीं उठाई। उस समय तियान यांग की आंखों में एक स्पष्ट भाव था जो सवाल पूछने से रोकता था। लेकिन उसे यकीन था कि दुनिया के शीर्ष विशेषज्ञों ने ऐसी चीजें बनाने के लिए कुछ अनैतिक प्रयोग किए होंगे, लेकिन शिकायत करने का कोई फायदा नहीं था। ऐसे आविष्कारों की वजह से ही वह आज की तरह सफलतापूर्वक घुसपैठ कर पा रहा था। ट्वाइलाइट ब्लड सेक्ट के मामले में भी उसे यही महसूस हो रहा था। अगर कोई और होता तो शायद धार्मिक संप्रदायों के बारे में उनकी राय और दृष्टिकोण चकनाचूर हो जाते, लेकिन डेमियन और रुयुए के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। डेमियन भले ही एक बाहरी व्यक्ति था और उसने कभी भी धार्मिक उपाधि को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन रुयुए एक प्रमुख कबीले की अहम सदस्य थी, चाहे वे उसके साथ कितना भी बुरा बर्ताव करते हों। वह भली भांति जानती थी कि जो शक्तियां खुद को अच्छा कहती हैं, वे असल में अच्छी नहीं होती। शायद यही वजह थी कि उन दोनों को यह मिशन सौंपा गया था। चुप रहने के अलावा वे निराश नहीं होने वाले थे, इसलिए दलबदल या इस तरह की किसी भी बात की कोई चिंता नहीं थी। इन सब निरर्थक बातों को सोचते हुए डेमियन रुयुए को चट्टान की दीवार के उस मायावी क्षेत्र से ले गया जो एक दरवाजे की तरह काम करता था। उनके लिए खुद को साबित करने की कोई थकाऊ प्रक्रिया नहीं थी, लेकिन दरवाजे पर एक गार्ड खड़ा था जो एक उच्च कोटि के तृतीय श्रेणी के व्यक्ति होने का आभास दे रहा था। उसके चेहरे पर चश्मा लगा हुआ था, और ये देखते हुए कि शरीर के विकास के साथ साथ रैंक बढ़ने पर दृष्टि कमजोर होना लगभग असंभव था, डेमियन को यकीन था कि यह कोई प्राचीन वस्तु थी। संभवतः वे शैतान उपासकों के चारों ओर मौजूद काले आभामंडल को देखने के लिए अभ्यस्त थे। ऐसा आभामंडल रखने वाला कोई भी व्यक्ति गुप्त सम्मेलन में प्रवेश पा सकता था। फिर भी जब डेमियन ने उस नए इलाके के चारों ओर देखा जिसमें वह अभी अभी दाखिल हुआ था, तो उसे अब यह नहीं पता था कि इसे वर्णित करने के लिए परंपरा शब्द उपयुक्त है या नहीं। नहीं, यह एक सम्मेलन की बजाय एक व्यापारिक केंद्र, एक विनिमय मेला और एक नीलामी का संयोजन अधिक था। वैसे तो उन्होंने ऐसा कहा था, लेकिन उनका वर्णन पूरी तरह सटीक नहीं था। इस नए क्षेत्र का लेआउट मुख्य सम्मेलन स्थल की तुलना में काफी छोटा था, और इसे 3 अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। जैसा कि उन्होंने बताया, पहला स्थान किसी नीलामी घर जैसा दिखता था। वहां एक बड़ा मंच था जिसके सामने सीटों की कतारें लगी हुई थीं, साथ ही वीआईपी बॉक्स भी थे जिनमें रंगीन शीशे लगे थे जिन्हें डेमियन भी अपनी आंखों से नहीं देख सकता था। ये देखकर उन्होंने सोचा कि कांच की संरचना के बजाय उसकी सामग्री ही उसे यह एक तरफा विशेषता प्रदान करती होगी। वैसे इस समय नीलामी घर का कोई खास महत्व नहीं था क्योंकि वास्तव में कोई नीलामी नहीं हो रही थी। इसके बजाय ऐसा लग रहा था कि उस क्षेत्र को भविष्य में होने वाली नीलामी के लिए तैयार किया जा रहा था। इसके बजाय उनका ध्यान अन्य 2 क्षेत्रों की ओर आकर्षित हुआ, एक व्यापारिक केंद्र और एक विनिमय मेला। हालांकि मूल रूप से वे एक ही थे, अंतर उत्पाद में था। जहां व्यापारिक क्षेत्र भौतिक वस्तुओं के लिए था, वहीं विनिमय मेला एक प्रकार का विज्ञान मेला था, जहां ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा था। लेकिन ये सब निर्दोष नहीं था। वास्तव में व्यापार क्षेत्र में बेची जाने वाली मुख्य वस्तु गुलाम थे। विभिन्न नस्लों के गुलाम, लेकिन अधिकतर 2 पैरों वाले और मानवाकार थे। और इसका यह मतलब नहीं था कि विनिमय मेले में कुछ भी गलत नहीं था। हालांकि यह उम्मीद के मुताबिक ही था, क्योंकि यह शैतान की पूजा करने वालों का अड्डा था। वे नॉक्स के लिए काम करते थे, इसलिए उनका एजेंडा भी उसी के अनुरूप था। कार्यवाही देखकर डेमियन को निफ्लहेम बेस की याद आ गई, जिस पर उसने और लड़कियों ने पृथ्वी पर छापा मारा था। उसे याद आया जब रोज और एलेना ने उसे अपनी खोजों के बारे में बताया था, जिसमें वैज्ञानिक मानवाकृतियों पर प्रयोग कर रहे थे और उनमें एक रहस्यमय सीरम इंजेक्ट कर रहे थे जो उन्हें बदलने की कोशिश करता था, लेकिन अंततः उन्हें पागल कर देता था। ये एलियंस आखिर क्या साजिश रच रहे हैं, उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था। कृत्रिम नॉक्स, इसका क्या मतलब था? शैतान के उपासक, क्या उनके पास पहले से ही उनकी भारी संख्या नहीं थी? तो इन सभी प्रयोगों का क्या मतलब था? अगर नॉक्स को इससे कोई फायदा नहीं होता, तो ये प्रयोग होते ही नहीं। डेमियन को अपनी अधूरी जानकारी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सिर्फ वही नहीं, बल्कि उसके जानने वाले हर किसी को जानकारी की कमी थी, चाहे वे एपिरॉन पर हो या क्लाउड प्लेन पर।
वह केवल एक ऐसे व्यक्ति को जानता था जिसके पास उससे कहीं अधिक जानकारी थी, लेकिन वह व्यक्ति पहले ही मर चुका था। यहाँ तक कि जब वे पहली बार मिले थे तब भी वह केवल एक आत्मा का अंश मात्र था। हल्की सी आह भरते हुए डेमियन ने एक बार फिर अपने विचारों को दबाने की कोशिश की। ये झुंझलाहट भरा था, लेकिन करना जरूरी था क्योंकि करने के लिए और भी महत्वपूर्ण काम थे। अरे, क्या तुमने सुना है कि 1 महीने बाद नीलामी में क्या होने वाला है? क्या नहीं, मैंने तुमसे अनुमान लगाने को कहा था। कमीने, बस मुझे बता दो, ये बेवकूफ़ी भरे खेल खेलना बंद करो। चलते चलते डेमियन और रुयुए ने आसपास हो रही कई बातचीतें सुननी शुरू कर दी। उनमें से सबसे आम बातचीत नीलामी के बारे में थी। 1 महीने में कई अजीबोगरीब चीजें नीलाम होती हैं, ऐसी चीजें जिन्हें देखकर संप्रदाय के गुरु भी मोहित हो जाते हैं। सच में, वो लोग जो हमेशा अकड़ दिखाते रहते हैं। हाँ, मैंने सुना है कि कुछ कलाकृतियां तो कैश रैंक की भी होंगी। और ये तो बस शुरुआत है। वास्तव में, हाँ, मैंने सुना है कि मुख्य वस्तु स्वयं भगवानों द्वारा दिया गया उपहार है। काश मैं नीलामी में हिस्सा ले पाता और शायद कुछ अच्छा जीत पाता, लेकिन लगता है कि यह मेरे लिए बहुत हाई प्रोफाइल इवेंट है। अरे वाह, तुम्हारे जैसे आदमी नीलामी में क्या कर सकते हो? तुम तो भिखारी से भी ज्यादा कंगाल हो। अरे, मुझसे इस तरह बात मत करो। मैं एक दिन पुजारी बनूंगा और उस समय मैं तुम्हें जरूर दंडित करूंगा। पुजारी? तुम तो बिल्कुल बेकार हो। पुजारी बनना भाड़ में जाए, मैं उत्तराधिकारी बनूंगा और सब पर राज करूंगा। हाँ, तुमने मुझे कचरा कहा, मानो तुम्हारे जैसा कोई उत्तराधिकारी बन सकता है। तुम्हें पता होना चाहिए कि केवल वही असाधारण प्रतिभाशाली लोग जो हमारे प्रभु का अनुसरण करते हैं, उन्हें ही इस पद पर आने का मौका मिलता है। अरे, क्या तुम किसी आदमी को सपने देखने भी नहीं दे सकते? हा 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 हा, ऐसा हो ही नहीं सकता। नीलामी की जानकारी से कहीं बढ़कर डेमियन को एक और सुखद आश्चर्य मिला। उपासक, पुजारी, उत्तराधिकारी, उनके द्वारा इन पदों के बारे में की गई बातचीत से ऐसा प्रतीत होता था कि ये पद शैतान के उपासकों को पदानुक्रम स्थापित करने के लिए दिए गए थे। और पद के अलावा भी कुछ और महत्वपूर्ण बातें शामिल थीं। विशेष रूप से उत्तराधिकारी की उपाधि ने डेमियन को आकर्षित किया, क्योंकि नॉक्स से संबंधित ये शब्द अपने आप में ही खतरनाक था। डेमियन, मुझे लगता है कि हमें नीलामी में जाना चाहिए। रुयुए ने अचानक संदेश भेजा। डेमियन ने अपनी भौहें उठाईं। भूमिगत दुनिया में प्रवेश करने के बाद से रुयुए विशेष रूप से चुप थी, सब कुछ उस पर छोड़ रही थी, लेकिन आखिरकार उसने बोलना शुरू किया। और उसके व्यक्तित्व को देखते हुए उसके शब्द खोखले नहीं हो सकते थे। सोच विचार करने के बाद उसने सहमति में सिर हिलाया। नीलामी में शामिल होना अधिक जानकारी प्राप्त करने का एक शानदार तरीका होगा, खासकर ये देखते हुए कि मुख्य वस्तु क्या थी। इसके अलावा तियान यांग ने उन्हें इस यात्रा पर उपयोग करने के लिए आत्मा पत्थरों का इतना विशाल भंडार दिया था कि उसे खुद पर पैसा खर्च न करने का लगभग अफसोस हो रहा था। यह इतना विशाल पर्वत था कि डेमियन को लगा कि वह वर्तमान में कुछ छोटे संप्रदायों की तुलना में अधिक धन ढो रहा है। इस बात को सोचते ही डेमियन के चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान आ गई। मैं उस बूढ़े आदमी को पीटने का बदला शारीरिक रूप से तो नहीं चुका सकता, लेकिन शायद मैं उसकी जेब को इतना खाली कर दूं कि वह आंसू बहा दे। तारांकन तारांकन तारांकन। सम्मेलन से बहुत दूर सेलेस्टियल स्टार पैलेस में एक परिचित बूढ़ा व्यक्ति अपने निवास के भीतर शांतिपूर्वक ध्यान कर रहा था। तभी अचानक एक अशुभ अनुभूति उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा करने लगी। वह पहले से ही एक ऐसे मुकाम पर था जहां उसे लगता था कि जब तक वह ग्रह छोड़ने का फैसला नहीं करता, तब तक उसकी शक्ति में और वृद्धि नहीं हो सकती, इसलिए बोधगम्य उद्देश्यों के लिए ध्यान करने का कोई फायदा नहीं था। इसके बजाय वह उस कला का उपयोग कर रहा था जिसके लिए सेलेस्टियल स्टार पैलेस प्रसिद्ध था, यानी भविष्यवाणियां। कारण चाहे जो भी हो, वह छोटे बच्चों को ऐसे मिशन पर भेजने का पक्षधर नहीं था जो उनके वरिष्ठों को करने चाहिए थे। लेकिन चाहे वह उनसे जुड़ी बातों का पता लगाने की कितनी भी कोशिश करे या उनकी मौजूदा प्रगति जानने की कोशिश करे, उसे बस कुछ अधूरी जानकारी ही मिल पाती थी। ऐसा लगता था मानो कोई चीज उसकी भविष्यवाणी में बाधा डाल रही हो। अपनी ताकत को देखते हुए उसे लगा कि ऐसा होना असंभव है, लेकिन सच्चाई उसकी आंखों के सामने थी जिससे वह इसे नकार नहीं सकता था। वह इस हस्तक्षेप के बारे में कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन जो थोड़ी बहुत जानकारी उसे मिल रही थी, उससे लग रहा था कि उसके शिष्य ठीक हैं। वास्तव में उनके दूर रहने के दौरान वे और भी करीब आ गए थे। लेकिन जिस चीज ने उसे चौंका दिया वह आखिरी दृश्य था जो उसने देखा। डेमियन के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान थी, और किसी अजीब कारण से उसे पूरा यकीन था कि वह मुस्कान उसी की तरफ थी, भले ही डेमियन को पता नहीं था कि वह उसे देख रहा है।
थोड़ा कांपते हुए उसने अपनी आंखें खोली। वह बच्चा आखिर क्या करने की योजना बना रहा है? डेमियन और रुयुए शैतान उपासकों के गुप्त सम्मेलन में भाग लेते रहे और जितना हो सके उतनी जानकारी जुटाने की कोशिश करते रहे। इस दौरान एक महीना तेजी से बीत गया। इसी बीच मुख्य सम्मेलन से जुड़े एक अन्य गुप्त क्षेत्र में भव्य हस्तियों की एक बैठक हो रही थी। कमरे में 32 लोग मौजूद थे, लेकिन इनमें से अधिकांश लोग केवल क्षेत्र के बाहरी किनारों पर खड़े थे। मुख्य मेज पर 8 ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति बैठे थे जिन्हें कमरे में मौजूद सभी लोग अत्यंत आदर की दृष्टि से देख रहे थे। स्पष्टतः अन्य लोगों का रुतबा इन 8 के रुतबे के बराबर बिल्कुल भी नहीं था। अपने वतन के साथ विश्वासघात करने वाले ये नीच लोग हाल ही में और भी ज्यादा दुस्साहसी होते जा रहे हैं। अगर उन्होंने अपने कृत्यों से हमें कोई लाभ न पहुंचाया होता तो शायद मैं खुद जाकर उनका सफाया कर देता। वक्ता एक जाना पहचाना चेहरा था, फिर भी उसका लहजा बिल्कुल अलग था। जियान लिन, जो डेमियन और रुयुए के साथ दोस्ताना और बेहद खुले दिल का व्यवहार करता था, अब प्रतिष्ठित व्यक्तियों की इस मेज पर घमंडी और अलग थलग रवैये के साथ बैठा था। ये सच है, भले ही मुझे इस ग्रह की परवाह न हो, फिर भी फिलहाल यह मेरा घर है। जैसे कि वे हमारी नाक के नीचे इतनी चालाकी करने की हिम्मत करेंगे। वे मूर्ख तो सिर्फ अपने आकाओं के इशारों पर नाचना जानते हैं। फिर भी उनके तथाकथित आका निश्चित रूप से भव्य और महत्वाकांक्षी हैं। मैं भी इतना मूर्ख नहीं हूं कि इतने व्यापक प्रभुत्व का दावा करूं। खैर, कम से कम उन्होंने इस मरते हुए ग्रह को छोड़ने का एक अवसर तो दिया। वे धिक्कारकारी धर्मपरायण संप्रदाय मुझे हमेशा से ही चिढ़ाते रहे हैं। कमरे में तरह तरह की शिकायतें और राय गूंज रही थीं, जिनमें से अधिकतर मुख्य मेज पर बैठे 6 अन्य लोगों द्वारा व्यक्त की जा रही थीं। उनके हर शब्द में दूसरों के प्रति तिरस्कार और द्वेष झलक रहा था। पर्याप्त। हालांकि एक शब्द ही उन सबको चुप कराने के लिए काफी था। हालांकि उन दुष्ट संप्रदायों में सर्वोच्च शक्तियों के बीच कोई बड़ा रुतबा या पदक्रम नहीं था, फिर भी एक बात निर्विवाद थी। वो ये थी कि उनमें सबसे शक्तिशाली कौन था? ग्रहण की छायाओं का संप्रदाय। यह एक ऐसी शक्ति थी जो मध्य महाद्वीप के मुख्य महलों को भी टक्कर दे सकती थी। एक ऐसी शक्ति जिससे तियान यांग और उसके स्तर के लोगों को भी सावधान रहना पड़ता था। ट्वाइलाइट ब्लड सेक्ट की तरह उनकी कई कार्यविधियां और यहां तक कि उनकी साधना तकनीकें भी काफी हद तक गुप्त रखी जाती थीं। यहां तक कि जब उनके शिष्य दुनिया में जाते थे तब भी वे इन रहस्यों को जानने वाले किसी को भी जीवित नहीं छोड़ते थे। इस संप्रदाय के अनुयायियों का संकल्प अत्यंत दृढ़ और वे अत्यंत संयमी थे, और उनमें एक ऐसी निष्ठा थी जो दुष्ट संप्रदायों में मिलना मुश्किल था, जहां व्यक्तिगत लाभ को सर्वोपरि माना जाता था। और ऐसे ही एक संप्रदाय के नेता ने अभी अभी भाषण दिया था। शायद यह एक अलिखित नियम था कि ग्रहण छाया संप्रदाय सर्वोपरि था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि किसी में इसके विरुद्ध जाने का साहस था। वह व्यक्ति इस भव्य मेज के शीर्ष पर बैठा था और उसके एक शब्द ने वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इस व्यर्थ की बकवास की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ व्यापार पर चर्चा करने आए हैं, इसलिए केवल व्यापार पर ही चर्चा होगी। अब बताइए, इस सम्मेलन के पिछले 1 महीने में आप सभी ने क्या सीखा है? बैठक में मौजूद अन्य प्रतिभागी झिझकते हुए एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि पहले किसे बोलना चाहिए। तभी जियान लिन खड़ी हो गई। चूंकि हर कोई डरपोक बनने में व्यस्त है, इसलिए मैं पहले बोलता हूं। मैंने एक साधारण साधक बनकर सम्मेलन के रास्तों पर घूमने का समय निकाला, और यद्यपि मैंने अपनी संबद्धता का प्रदर्शन किया, मैंने अपनी स्थिति से समझौता नहीं किया। इसके माध्यम से मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिन पर मुझे संदेह है कि वे धर्मी शक्तियों के जासूस हैं। जैसा हमने सोचा था, उन्होंने अपने आदमियों को यहां भेज दिया। उन नीच लोगों से और क्या उम्मीद की जा सकती है? चुप रहो। ग्रहण छाया संप्रदाय के नेता ने उन्हें एक बार फिर चुप रहने का आदेश दिया। ये तो स्वाभाविक ही है कि उन्होंने जासूस भेजे होंगे, लेकिन आपकी बातों से लगता है कि इस बार उनकी संख्या ज्यादा है। उन्हें उन परदेशियों के कुत्तों से सावधान रहना चाहिए। बाकी सभी लोग भी इस बात से सहमत थे। यही इस सम्मेलन और अब तक हुए सभी सम्मेलनों के बीच एकमात्र अंतर था। फिर भी उन कुत्तों ने जिस तरह का भ्रम पैदा करने का तरीका अपनाया है, वह इतना उन्नत है कि उनके जासूस उसमें सेंध नहीं लगा पाएंगे। हमें ऐसी व्यर्थ बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं। नीलामी के बारे में क्या खबर आई है? अरे वाह, वो नीलामी! उन कुत्तों में तो वाकई जीवित रहने की प्रवृत्ति बहुत अच्छी है। लगता है उन्हें पता है कि हमारी शक्तियों के बिना वे कहीं टिक नहीं सकते, इसलिए उन्होंने हमें पहले ही निमंत्रण भेज दिए हैं। मैंने सुना है कि नीलामी में रखी जाने वाली वस्तुएं काफी दिलचस्प होंगी।
उन्होंने जो सूची दी है उसमें कई कैस रैंप की कलाकृतियां और दुर्लभ सामग्रियां शामिल हैं। फिर भी सबसे रोमांचक हिस्सा अंतिम वस्तु है। वो चीज, क्या उसकी पहचान उजागर हो गई है? अभी तक कोई खबर नहीं है, लेकिन यकीनन कुछ दिलचस्प होगा। आखिर वे कहते हैं कि उनके भगवान ने ही तो ये सब मुहैया कराया है। हम ग्रहण छाया संप्रदाय का नेता अपने चेहरे पर चिंतनशील भाव लिए इन बातचीत को सुन रहा था। सच तो ये था कि इन लोगों के विपरीत उसे इस बात का कुछ अंदाजा था कि अंतिम वस्तु क्या होने वाली है। वह अपने संप्रदाय पर कड़ा नियंत्रण रखता था और विश्वासघात को कभी भी बिना दंड के नहीं छोड़ता था। और भले ही वे सही रास्ते पर न चले, उन अजनबियों का साथ देना भी एक तरह से विश्वासघात ही था। जब भी उनमें से कोई भी घुसपैठ करने में कामयाब हो जाता, वह उससे हर तरह की जानकारी निकलवा लेता। और उसके पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त संतोषजनक साधन थे। हाल ही में उसने अपने जाल में घुसने की कोशिश कर रही एक बड़ी मछली को पकड़ा था। पूछताछ के दौरान उससे पता चला कि यह व्यक्ति उनके द्वारा उत्तराधिकारी माना जाता था। इसी के माध्यम से वह अंतिम वस्तु की पहचान जानने में सक्षम हुआ। मृत्यु का बीज, ये नाम इतना सरल था, फिर भी वह जानता था कि इसका उद्देश्य कुछ और ही होगा। इस नीलामी के पीछे निश्चित रूप से कोई साजिश थी। संभवतः ये संप्रदाय के प्रमुखों को अपने पक्ष में लाने का एक तरीका था। क्या ये शालीनता से हुआ या बलपूर्वक, उसे अभी पक्का पता नहीं था। ये बात उसे तभी पता चलेगी जब वह डेथ सीड को अपनी आंखों से देखेगा। फिर भी इस बार वह अपने साथ ज्यादा धन दौलत नहीं लाया था। उसने इस नीलामी के लिए संप्रदाय के खजाने को खाली करने की जहमत नहीं उठाई। वह भली भांति जानता था कि अगर उसे सचमुच कुछ चाहिए होता तो इनमें से कोई भी मूर्ख उससे प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं करता। अपने विचारों को समाप्त करते हुए ग्रहण छाया संप्रदाय के नेता ने अपना ध्यान चल रही बातचीत पर वापस केंद्रित किया, जहां संप्रदाय के अन्य प्रमुख और प्रतिनिधि अभी भी नीलामी के बारे में अटकलें लगा रहे थे। उन्होंने कहा, चलिए इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं। नीलामी 1.5 दिन में शुरू हो जाएगी। उस समय हमें सब कुछ पता चल जाएगा। तारांकन तारांकन तारांकन। इसी बीच गुप्त सम्मेलन स्थल पर डेमियन और रुयुए अपने चेहरों पर ताजगी भरी मुस्कान लिए एक सराय से बाहर निकले। पिछला महीना उनके लिए शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से काफी तनावपूर्ण रहा था। उन्होंने कई अप्रिय चीजें देखी थीं और यह एक सुखद अनुभव नहीं था। खैर, रुयुए के लिए तो यही स्थिति थी। डेमियन का मानसिक तनाव मुख्य रूप से उसे रोकने और यह सुनिश्चित करने से उत्पन्न होता था कि वह क्रोध में आकर सबको जलाकर राख न कर दे। हालांकि यह मुश्किल समय था, कम से कम हमें कुछ जानकारी तो मिल गई, उन्होंने थके हुए स्वर में कहा। हालांकि उनकी आंखों में फिर से चमक आने में ज्यादा समय नहीं लगा। आखिरकार नीलामी शुरू होने का समय आ गया था। डेमियन और रुयुए नीलामी स्थल की ओर जाते हुए भूमिगत गुफा की पत्थर की सड़कों पर कतार में खड़े लोगों की भीड़ को पार करते हुए आगे बढ़े। जब वे पहली बार इस गुप्त सम्मेलन स्थल पर पहुंचे थे, उसके विपरीत स्थल पूरी तरह से तैयार था और सड़कों पर लोगों की भीड़भाड़ के बावजूद भी मंडप कई मीटर दूर से दिखाई दे रहा था। जब वे इमारत के सामने पहुंचे तो उन्हें इतनी लंबी कतार मिली कि उसका अंत ही नजर नहीं आ रहा था। तभी उन्हें एहसास हुआ कि जिन लोगों को वे पार करके आए थे, वे सभी इसी कतार में इंतजार कर रहे थे। हालांकि उन्हें इन सब बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। जियान लिन ने एक दिन पहले उनसे संपर्क किया था और उन्हें ट्वाइलाइट ब्लड सेक्ट के लिए आयोजित नीलामी का निमंत्रण दिया था। वैसे तो उन्हें आमतौर पर इनमें से केवल एक ही मौका मिलना चाहिए था, लेकिन जियानलिन ने पूरी कोशिश की कि उन दोनों को भी एक स्थान मिल जाए। इसलिए उन्होंने तेजी से लाइन को दरकिनार कर दिया और उस क्षेत्र में निर्मित 2 मंजिला इमारत की पहली मंजिल पर मौजूद कई परिचारकों में से एक को ढूंढ लिया। हेलो, अगर आप नीलामी में भाग लेने की योजना बना रहे हैं तो आपको उस लाइन में इंतजार करना होगा जो आपने यहां आते समय देखी थी। कर्मचारी ने अपने चेहरे पर थोड़ी सी अवमानना दिखाते हुए कहा। जाहिर तौर पर ऐसे कई लोग थे जिन्होंने लाइन को दरकिनार करके और रिश्वत देकर अंदर घुसने की कोशिश की थी, और परिचारक ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनका मानना है कि डेमियन और रुयुए इसी श्रेणी में आते हैं। आखिरकार भेस बदले हुए उनकी शक्ल सूरत आमतौर पर औसत दर्जे की थी, बिल्कुल सामान्य। दोनों में कुछ भी ऐसा खास नहीं था जो अलग दिखे, क्योंकि उनकी मौलिक शक्तियों का आभास भी छिपा हुआ था। एकमात्र ऐसी बात जिस पर हैरानी हो सकती थी वह थी उनके वस्त्रों पर लगा ट्वाइलाइट ब्लड सेक्ट का लोगो, लेकिन जाहिर है सेवक को इन सब बातों की परवाह नहीं थी, या यूं कहें कि उसने जांच पड़ताल की जहमत ही नहीं उठाई। उसकी पहचान एक शैतान उपासक की थी, चाहे उसने इस आयोजन के लिए कितनी भी विनम्रता दिखाई हो।
उसने उन संप्रदायों से संबंध रखना बहुत पहले ही छोड़ दिया था जो उसके स्वामियों के दुनिया पर कब्जा करते ही नष्ट हो जाएंगे। डेमियन तथाकथित नीलामी घर के परिदृश्य से अच्छी तरह परिचित था, जहां उसे बहुत सारी परेशानी और अनावश्यक ध्यान मिल सकता था, लेकिन वह ऐसी परेशानियों में शामिल होने की कोई इच्छा नहीं रखता था। इस अटेंडेंट को थप्पड़ मारने के बजाय, जो शायद इन गलियारों में घूमने वाले कई बेवकूफों द्वारा उसे परेशान किए जाने से तंग आ चुका था, डेमियन ने शालीनता से पेश आना चुना। उसने चुपचाप अपने स्पेशियल रिंग से चर्मपत्र की एक पतली शीट निकाली। छूने में वह खुरदरी थी और उसमें एक ऐसी आभा थी जो किसी साधारण कागज में नहीं हो सकती थी। ये सामग्री विशेष रूप से इस आयोजन के लिए बनाई गई थी ताकि कोई भी नकली निमंत्रण पत्र दिखाकर जबरदस्ती अंदर न घुस सके। कर्मचारी ने डेमियन द्वारा दिए गए कागज को तुरंत पकड़ लिया और उसके अंदर लिखी बातों को ध्यान से पढ़ा, जिसके बाद उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आहा, मुझे पता चला कि हमारे नेताओं ने सम्मानित अतिथियों को इस नीलामी में आमंत्रित किया है। मेरी पहले की गुस्ताखी के लिए क्षमा करें, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है, कहीं कोई गड़बड़ करने की कोशिश न करे। खैर, मेरी बेकार की बातों को नजरअंदाज करें, मैं आपको आपके निजी कमरे में ले चलता हूं। यहां तक कि कर्मचारी के उन दोनों से बात करने का तरीका भी अधिक औपचारिक हो गया था, लेकिन उनमें से किसी को भी इसकी परवाह नहीं थी। बल्कि डेमियन का ध्यान किसी और बात पर था। जी हाँ, एक निजी कमरा। आमंत्रित प्रत्येक संप्रदाय को नीलामी के दौरान उपयोग के लिए अपना निजी कमरा दिया गया था। इससे उनकी पहचान छिपी रहेगी और मंडप में 10,000 सामान्य सीटों पर बैठे आम साधकों के सामने उनकी प्रतिष्ठा भी प्रदर्शित होगी। लेकिन डेमियन के लिए पहली शर्त सबसे महत्वपूर्ण थी। उसे ठीक ठीक पता नहीं था कि वह आज कितना पैसा खर्च करेगा, लेकिन उसने गारंटी दी कि यह लाखों स्पिरिट स्टोन में होगा। इस तरह की दौलत को अपने साथ लेकर चलने की उन्हें भी आदत नहीं थी, क्योंकि एपिरॉन में उनकी कुल संपत्ति भी केवल कुछ लाख ही थी। उन्हें खुद पर भी इतना भरोसा नहीं था कि वे इतनी संपत्ति संभाल पाएंगे, इसलिए यात्रा के दौरान पैसों की जिम्मेदारी रुयुए के पास थी। जब वह लाखों या अरबों डॉलर की रकम को यूं ही बर्बाद करने के विचार से कांप रहा था, तभी परिचारक उन दोनों को उनके निजी कमरे में ले गया। यदि आदरणीय अतिथियों को किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो कृपया कमरे में कर्मचारी को बुलाने के लिए बाईं ओर स्थित बटन दबाएं। वे आपकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। दाईं ओर स्थित बटन का उपयोग आप बोली लगाने के लिए तैयार होने पर कर सकते हैं। कर्मचारी ने निजी कमरे का दरवाजा बंद करते हुए पीछे हट गया और डेमियन और रुयुए को दिए गए स्थान पर एक नज़र डालने का मौका मिल गया। जिस होटल के कमरे में जियान लिन उन्हें 1 महीने पहले ले गया था, उसी तरह ये कमरा भी कई प्रकार की सजावटी संरचनाओं से सुसज्जित था। डेमियन को जो समझ आया, उसके अनुसार एक हिस्सा ध्वनि अवरोधन के लिए था और दूसरा कमरे में हो रही गतिविधियों को छिपाने के लिए। ऐसा प्रतीत हुआ कि बाद वाला हिस्सा पहले देखे गए कांच के साथ मिलकर उस स्थान को पूरी तरह से अलग थलग कर देगा। अब जब उसने इस बारे में सोचा तो डेमियन को एहसास हुआ कि उसने वास्तव में शारीरिक संरचनाओं या रूनिक कलाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। एपेरॉन में रहने के दौरान उसका इनसे कोई वास्ता नहीं पड़ा था, इसलिए उसने इन्हें सीखने की कभी जहमत ही नहीं उठाई। हालांकि क्लाउड प्लेन पर वे अत्यधिक मात्रा में मौजूद प्रतीत होते थे। डेमियन के सबस्पेस इन्वेंटरी में ढेर सारी किताबें धूल फांक रही थीं, जो उसे कालकोटरी में रहने के दौरान मिली थीं। जब वह कट के सबस्पेस से निकला तो वह लगभग सब कुछ अपने साथ ले गया। उसे यकीन था कि उस ढेर में फॉर्मेशन से संबंधित किताबें भी थीं, क्योंकि उसमें कीमियागरी का भी एक छोटा सा भाग दिखाई दे रहा था। रूनिक कलाओं का कम से कम बुनियादी ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय करके डेमियन नीलामी मंच पर नीचे की ओर देखने वाले कांच के सामने रखे 2 सीटों वाले सोफे की ओर बढ़ा। बिना कुछ कहे रुयुए उसके पीछे पीछे चली गई। वे दोनों असहज चुप्पी में देखते रहे, क्योंकि मेहमान लगातार आते जा रहे थे और जल्दी से कार्यक्रम स्थल की सीटें भरते जा रहे थे। डेमियन उस विचित्र वातावरण में विशेष रूप से घुटन महसूस कर रहा था। शैतान की पूजा करने वालों की गतिविधियों को देखकर रुयुए की मानसिक स्थिति पर गहरा असर पड़ रहा था। सम्मेलन में प्रवेश करने के बाद से वह ज्यादातर चुप ही रही थी, लेकिन पिछले 1 महीने में उसका व्यवहार काफी ठंडा हो गया था। सच कहें तो अगर डेमियन पहली बार ऐसी चीजें देख रहा होता तो उसकी भी यही प्रतिक्रिया होती। लेकिन वे दोनों धरती पर वही काम कर रहे थे। प्रयोग करना, मानव तस्करी, निर्दोषों की हत्या, इस तरह के पाप डेमियन के दिमाग में मौजूद पापों की सूची का एक छोटा सा हिस्सा मात्र थे। और ये घटनाएं कई ग्रहों पर हो रही थीं, जो और भी बुरी बात थी। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन इस बारे में कुछ कहना उसका काम नहीं था। इस दुनिया के मानकों के अनुसार वह तीसरे दर्जे का कोर फॉर्मेशन विशेषज्ञ था।
अगर वह पृथ्वी पर जाता तो वह देवता के समान प्रभुत्व स्थापित कर सकता था। अगर वह एपिरॉन जाता तो वह सम्राट के स्तर से ठीक नीचे का सर्वोच्च प्राणी बन सकता था। लेकिन यहाँ तो वह महज धूल का एक कण था, अनेकों में से एक। उसे यह एहसास हो गया था कि सभी प्राणी समान रूप से सृजित नहीं होते, चाहे उनकी शक्ति कितनी भी हो। उसे एपिरॉन पर बिताए अपने दिन याद आए जब वह केवल द्वितीय श्रेणी का योद्धा था और इस स्तर तक भी नहीं पहुंचा था, लेकिन फिर भी वह मध्य स्तर के तृतीय श्रेणी के योद्धाओं को मार सकता था। उसे बर्निंग सन सेक्ट के उन बुजुर्गों की याद आई जिनसे वह मिला था। भले ही वे बाकियों से श्रेष्ठ थे, लेकिन अपनी ताकत के दम पर वह उन्हें आसानी से हरा सकता था। लेकिन मध्य महाद्वीप में उसका सामना हमेशा ऐसे प्राणियों से होता था जो उसकी सोच को बदल देते थे। लॉन्ग चेन, रुयू, तियानयांग, यहाँ तक कि शियानलिन भी। बार बार उसे यह एहसास होता था कि उसकी प्रतिभा उतनी असाधारण नहीं थी जितना उसने पहले सोचा था। शायद वह वाकई एक प्रशंसनीय प्रतिभा थे। वह निश्चित रूप से अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ थे, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। वह कोई असाधारण प्रतिभा के धनी नहीं थे। अपने अवलोकन में उन्होंने महसूस किया कि वातावरण किसी भी स्तर पर शक्ति को कितना प्रभावित कर सकता है। उन्होंने ये भी महसूस किया कि मध्य महाद्वीप पर मौजूद माना की शुद्धता और यहाँ होने वाली आकस्मिक मुलाकातों की विशाल संख्या के कारण एपिरॉन के तृतीय श्रेणी के प्राणी इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और जब वह इस बारे में इतना सोच रहा था, तो एक सवाल ऐसा था जो बाकी सभी सवालों से ऊपर था। रोज और एलेना इस स्तर तक कैसे पहुंच पाईं, जबकि उन्हें बाकी लोगों के समान लाभ नहीं मिले थे। हालांकि रोज और एलेना की काबिलियत, और यहाँ तक कि खुद अपनी काबिलियत के बारे में सवाल उसके दिमाग में बार बार उठने लगे, लेकिन उसने इस पर ज्यादा देर तक सोचने का फैसला नहीं किया। यह एक ऐसा रहस्य था जिसे वह जानता था कि चाहे वह कितना भी सोच विचार कर ले, सुलझा नहीं सकता। उसके पास ऐसा करने के लिए सांसारिक ज्ञान ही नहीं था। शायद सत्ता के उच्च पदों पर पहुंचने के साथ साथ उसके सभी सवालों के जवाब मिल जाएं। फिर भी विभिन्न ग्रहों या महाद्वीपों पर मौजूद तृतीय श्रेणी के प्राणियों की शक्ति में अंतर को उसने ध्यान में रखा था। उसे यह सुनिश्चित करना था कि वह किसी एक दुनिया के शक्ति पैमाने पर अपने अनुभवों को अपनी सार्वभौमिक शक्ति का आधार न बनाए। कौन जाने, शायद एक ऐसी दुनिया भी हो जहां उनके सामान्य तृतीय श्रेणी के प्राणी अब तक मिले चतुर्थ श्रेणी के प्राणियों के बराबर हों। खैर, तियानयांग के अलावा उस दिन तियानयांग की आभा के एक छोटे से हिस्से से ही उसे जो दबाव और भय का अनुभव हुआ था, वह आज भी उसके मन में बसा हुआ था। वह एक स्पष्ट दीवार देख सकता था, उसके और सच्ची शक्ति के बीच की एक खाई। लेकिन दीवार कितनी भी ऊंची क्यों न लगे, यह असंभव नहीं लग रहा था। उसे खुशी थी कि उसे पार करने के लिए एक लक्ष्य दिया गया था। जैसे ही डेमियन अपने विचारों में डूब गया, मंडप की सीटें पूरी तरह से भर गईं और पूरे क्षेत्र में बातचीत की हल्की फुसफुसाहट फैल गई। इस समय मंडप की रोशनी धीमी हो गई, जिससे मंच और भी अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगा, जो अभी भी पूरी तरह से रोशन था। एक युवती मंच पर आई, उसके हर कदम में एक अलग ही नजाकत और मोहकता झलक रही थी। उसके लंबे नीले बाल कमर तक लहरा रहे थे और उसकी पन्ना जैसी हरी आंखें वसंत की हवा की तरह शांत थीं। उसकी इस अलौकिक उपस्थिति ने तुरंत दर्शकों का ध्यान आकर्षित कर लिया। क्या ये फेरी लिन नहीं है? बिल्कुल वही होनी चाहिए। उसकी खूबसूरती की बराबरी कोई और नहीं कर सकता। ये क्या बकवास कर रहे हो? फेरी टैंग इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। हाँ, मेरी देवी का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जैसे ही फेरी लिन मंच के बीच में बने पोडियम की ओर धीरे धीरे बढ़ी, भीड़ में तरह तरह की फुसफुसाहट फैल गई। डेमियन की नजरें भी उसके हाव भाव पर टिक गईं। हालांकि भीड़ में मौजूद पुरुषों की तरह उसमें कोई दीवानगी नहीं थी, फिर भी वह दिलचस्पी ले रहा था। उसे उसकी ध्यान आकर्षित करने की क्षमता की वाकई तारीफ करनी ही पड़ी। फिर भी उसने ये सुनिश्चित किया कि वह ज्यादा घूर न लगाए और अपने नेक इरादों को स्पष्ट कर दे, क्योंकि वह अपने बगल से आती हुई तीखी ठंडी निगाहों को साफ महसूस कर सकता था, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ रही थी। इस साधारण नीलामी में आपका स्वागत है, आदरणीय अतिथिगण। हालांकि मैं नीलामीकर्ता के रूप में अपने अनुभव की गारंटी नहीं दे सकती, लेकिन मैं आज नीलामी में पेश की जाने वाली वस्तुओं की सत्यता और गुणवत्ता की गारंटी दे सकती हूँ। फेरी लिन ने भीड़ पर नजर घुमाते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित अतिथिगण आनंद लेंगे। बिना किसी देरी के मैं पहला कार्यक्रम प्रस्तुत करता हूँ। कपड़े से ढकी एक छोटी ट्रे लेकर दो महिला परिचारिकाएं मंच पर आईं। डेमियन ने ट्रे के नीचे छिपी वस्तु को देखने के लिए अपना ध्यान ट्रे की ओर केंद्रित किया, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्होंने इस आयोजन के लिए वाकई में अपनी सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी कर रखी है।
भले ही नीलामी से पहले वस्तु को छिपाने के लिए केवल कपड़े का एक टुकड़ा ही क्यों न हो, लेकिन इसमें किसी भी अनभिज्ञ इंद्री को रोकने की जादुई शक्ति निहित थी। नीलामी की तैयारी में कितनी मेहनत की गई थी, ये स्पष्ट था। जब सेवक अंततः फेरी लिन के पास पहुंचे तो उन्होंने कपड़ा हटाया, जिससे कुनाई के समान आकार के चिकने काले रंग के फेंकने वाले चाकुओं की एक जोड़ी दिखाई दी। इन फेंकने वाले चाकुओं को शैडो एज कहा जाता है। इनके आकार से ही स्पष्ट है कि ये सर्वोच्च एसएसएस श्रेणी की कलाकृतियां हैं, जो किसी अनुभवी कोर फॉर्मेशन स्तर के साधक की रक्षा को भी भेदने में सक्षम है, बशर्ते वह सतर्क न हो। इनकी शुरुआती बोली 10,000 स्पिरिट स्टोन से होगी। 10,000 स्पिरिट स्टोन, 12,000 स्पिरिट स्टोन, 15,000। सामान्य सीटों पर बैठे दर्शक खुशी से झूम उठे। वहां कई ऐसे लोग मौजूद थे जो तीसरी श्रेणी में पढ़ने की शुरुआत कर रहे थे, और कुछ तो अभी भी दूसरी श्रेणी में ही थे। इस तरह का हथियार उनके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ। हालांकि बोली ज्यादा देर तक नहीं चली। इस तरह की वस्तु में बहुत कम लोगों की दिलचस्पी थी, बल्कि वे नीलामी में इसके महत्व को लेकर अधिक उत्सुक थे। अगर पहली ही वस्तु एसएसएस रैंक की कलाकृति थी तो वे कल्पना ही कर सकते थे कि आगे क्या आएगा। नीलामी जल्द ही 30,000 स्पिरिट स्टोन पर समाप्त हो गई और नीलामी फिर से शुरू हुई। और जैसा कि उम्मीद थी, पांचवीं वस्तु के बाद कैस रैंक की कलाकृतियां दिखाई देने लगीं। डेमियन ने नीलामी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था कि उसे आखिरी चीज के लिए पैसे बचाने हैं। इसके बजाय वह पिछले महीने की गई खोजों के बारे में सोचने में मग्न हो गया। डेमियन को पहले से जो बातें पता थीं, उनके अलावा उसने वास्तव में कुछ खास नहीं सीखा। शैतान की पूजा करने वाले इन लोगों के काम धरती पर मौजूद दुष्ट आत्माओं के कामों से लगभग हूबहू मिलते जुलते थे। ये प्रयोग कुछ खास अलग नहीं थे। पीड़ितों को वही काला पदार्थ इंजेक्ट किया जा रहा था और अंत में परिणाम भी लगभग एक जैसे ही भयावह थे। पूरे 1 महीने बाद भी डेमियन को एक भी सफल इंजेक्शन देखने को नहीं मिला था। उन्हें ये भी पता चला कि निफ्लहेम की तरह नॉक्स से सीधा संबंध रखने के बजाय ये शैतान उपासक और भी निम्न स्तर के थे। वे अधीनस्थों के भी अधीनस्थ थे। निम्न श्रेणी के अधिकांश शैतान उपासक तो ये भी मानते थे कि निफ्लहेम में रहने वाले ही वे तथाकथित स्वामी थे जिनकी हर कोई प्रशंसा करता रहता था। वह इन लोगों की मूर्खता पर केवल तिरस्कार ही कर सकता था। खैर, मूर्ख होना तो स्वाभाविक ही था, क्योंकि सत्ता की लालसा में उन्होंने अपनी दुनिया को दांव पर लगा दिया था। फिर भी उनकी शक्ति के स्रोत को न जानना, जिस अंधकार में और उथल पुथल भरे माहौल में वे स्वेच्छा से कूद रहे थे, उसे न समझना। डेमियन चाहे जितना भी खुला दिमाग रखने की कोशिश करे, उसे केवल घृणा और तिरस्कार का ही एहसास हो रहा था। इस दौरान उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया वह था मृत्यु बीज नामक वस्तु का ज्ञान। इसे बीज कहना पूरी तरह सही नहीं था, बल्कि इसका नाम उन लोगों को आकर्षित करने के लिए बदल दिया गया था जो इससे बेहतर कुछ नहीं जानते थे, विशेष रूप से वे लोग जो अब निजी कमरों में रह रहे थे। उसने जो जानकारी जुटाई उससे पता चला कि यह मृत्यु बीज वास्तव में एक जीवित प्राणी था। ये कुछ ऐसा था जिसे शैतान के उपासक उत्तराधिकारी का दर्जा प्राप्त करने पर नॉक्स से अपने मजबूत संबंध स्थापित कर सकते थे। हालांकि वह इससे ज्यादा कुछ पता नहीं लगा सका। इस सम्मेलन में भाग लेने वालों का सामाजिक स्तर स्वाभाविक रूप से ऊंचा नहीं था, अन्यथा उनके यहां आने का कोई कारण ही नहीं होता। उसके और रुयुए के नीलामी में शामिल होने का कारण भी मृत्यु बीज ही था। चाहे वह कुछ भी हो, वे उसे उन दुष्ट संप्रदायों के किसी भी पंथ प्रमुख के हाथों में नहीं पड़ने दे सकते थे। इतनी शक्ति और प्रभाव रखने वाले व्यक्ति को नॉक्स का कुत्ता बनते देखकर डेमियन कांप उठा। इस तरह की घटना निश्चित रूप से दुनिया के पतन का कारण बनेगी। खैर, नीलामी बिना किसी रुकावट के चलती रही और एक एक करके दुर्लभ वस्तुएं सामने आती रहीं। यहां तक कि डेमियन भी खुद को पूरी तरह रोक नहीं पाया और उसने भी कुछ चीजें खरीद लीं। वे 3 कैस रैंक की कलाकृतियां थीं। एक जगमगाता क्रिस्टलीय कंगन, नीलम जैसे दिखने वाले सुंदर झुमकों की एक जोड़ी और एक रत्नजड़ित अंगूठी जिसमें एक शानदार माणिक रंग का पत्थर जड़ा हुआ था। ये तीनों वस्तुएं देखने में दिखावे के लिए पहनी जाने वाली एक्सेसरीज जैसी लग रही थीं, लेकिन वास्तव में ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये जितनी खूबसूरत थीं, उतनी ही उपयोगी भी थीं। ये तीनों वस्तुएं कैस रैंक के ऊपरी स्तरों पर रक्षात्मक खजाने थीं, जिसका अर्थ है कि उनमें चौथी श्रेणी के प्राणियों के वार को भी झेलने की क्षमता थी। खैर, उनकी क्षमता काफी हद तक व्यक्तिपरक थी। कैस रैंक की कलाकृतियों में एक अपवाद था, एक तरह की खामी जिसके कारण उन्हें रखने से निम्न श्रेणी के प्राणी अपने से उच्चतर लोगों के हमलों से प्रतिरक्षित नहीं हो जाते थे। अपने मूल रूप में इन कलाकृतियों में चौथे दर्जे के प्राणी के एक हमले को रोकने की क्षमता थी,
हालांकि यह इस शर्त पर था कि चौथा दर्जे का प्राणी अपने शरीर की पूरी ताकत का उपयोग न कर रहा हो। फिर भी अपेक्षाकृत शक्तिशाली प्रहार को पूरी तरह से रोका जा सकता है, जिससे उपयोगकर्ता को अनिवार्य रूप से दूसरा जीवन मिल जाता है या कम से कम भागने का मौका मिल जाता है। इन कलाकृतियों की असली शक्ति तभी प्रकट होती थी जब इनमें ऊर्जा का संचार किया जाता था। उस समय ये कई लगातार हमलों को रोक सकती थीं और केवल एक सुरक्षात्मक खजाने के रूप में ही नहीं, बल्कि एक वास्तविक रक्षात्मक उपकरण के रूप में इस्तेमाल की जा सकती थीं। समस्या ये थी कि कैस रैंक की कलाकृतियां चौथी श्रेणी के प्राणियों के लिए बनाई गई थीं। उनका निर्माण इसी प्रकार हुआ था। इन कलाकृतियों का सही ढंग से उपयोग करने के लिए आवश्यक माना ऊर्जा इतनी अधिक थी कि किसी भी सामान्य तीसरी श्रेणी के प्राणी के लिए इसे सहन करना असंभव था। यहाँ तक कि अगर वे अपनी सारी माना ऊर्जा का उपयोग भी कर लेते, तो भी यह उन्हें ज्यादा से ज्यादा कुछ मिनटों तक ही चल पाती। पृथ्वी को बांधने के बाद अब डेमियन के पास पहले से भी अधिक माना शक्ति का भंडार था, इसलिए माना की कमी की समस्या थोड़ी कम हो गई थी। फिर भी लगातार हमले होने पर वह अधिकतम 15 मिनट तक ही माना शक्ति का उपयोग कर सकता था। उसकी माना क्षमता में जो वृद्धि हुई थी वह योगात्मक थी। इसका अर्थ ये था कि उसकी शक्ति चाहे कितनी भी बढ़ जाए, पृथ्वी से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त माना की मात्रा में वृद्धि नहीं होगी। एक समय ऐसा आएगा जब बढ़ी हुई माना क्षमता लगभग बेकार हो जाएगी। ऐसा तब तक होगा जब तक पृथ्वी एक अधिक शक्तिशाली अस्तित्व न बन जाए। यदि पृथ्वी अपनी शक्ति में वृद्धि करती है तो डेमियन को भी इसका लाभ मिलेगा। मान लीजिए कि पृथ्वी इस समय उसे 2000 अतिरिक्त माना पॉइंट्स प्रदान करती है। यदि यह एपिरॉन के स्तर तक पहुंच जाती है तो उसे लगभग 5000 पॉइंट्स प्राप्त होंगे, और यदि यह क्लाउड प्लेन के स्तर तक पहुंच जाती है तो उसे 8000 से 10000 पॉइंट्स तक की अतिरिक्त माना क्षमता प्राप्त होगी। ये संख्याएं महज अनुमान थीं जो उन्होंने पृथ्वी के साथ अपने वर्तमान संबंध के आधार पर लगाए थे, लेकिन उन्हें लगा कि वे कमोबेश सटीक थीं। हालांकि नीलामी में खरीदी गई कलाकृतियां उसके लिए नहीं थीं। भले ही उसके पास दुनिया का सारा पैसा होता, वह अपने लिए कवच खरीदने के लिए लाखों स्पिरिट स्टोन खर्च नहीं करता। विकास के माध्यम से वह उस बिंदु तक पहुंच सकता था जहां ये कवच उसके लिए बेकार हो जाते। यही उसकी प्रमुख शक्तियों में से एक थी। इसी कारण से एपिरॉन में पुरस्कार के रूप में प्राप्त बाली और उसकी तलवार के अलावा डेमियन ने कलाकृतियों को खरीदने के बारे में कभी ज्यादा नहीं सोचा। उन्हें पहले से ही पता था कि ये खास कलाकृतियां किसके लिए हैं। उन्होंने इन्हें उन्हीं लोगों को ध्यान में रखकर खरीदा था। एक उत्तम जैड, नीलम और मानिक। सिर्फ रंगों के मेल से ही यह स्पष्ट था कि ये किसे दिए जाएंगे। हालांकि रुयुए को इस बात पर थोड़ी झुंझलाहट हुई कि वह अंतिम वस्तु का इंतजार करने के बजाय कलाकृतियों पर उनके पैसे खर्च कर रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसके दिल में एक धुंधली सी उम्मीद पनप रही थी जिसे उसने दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंत में वह उस पर हावी हो गई। वह केवल हल्की सी आह भरकर इस बात को जाने दे सकती थी और अपना ध्यान फिर से नीलामी पर केंद्रित कर सकती थी। कई घंटे बीत चुके थे और अनगिनत दुर्लभ सामग्रियां, असाधारण गोलियां और अराजकता श्रेणी की कलाकृतियां सामने आ चुकी थीं। इनमें से अधिकतर वस्तुएं भीड़ में मौजूद लोगों ने छीन ली थीं, लेकिन कुछ वस्तुएं निजी कमरों में मौजूद लोगों का ध्यान आकर्षित करने में भी कामयाब रहीं। फिर भी ये सभी लोग डेमियन और रुयुए जैसे ही थे। चाहे दूसरी चीजें उन्हें कितना भी लुभाती हों, वे इस बात का पूरा ध्यान रखते थे कि वे ज्यादा खर्च न करें। उनका ध्यान कहीं और था। और अंत में अपने लालच को लंबे समय तक रोके रखने के बाद निजी कमरों में मौजूद लोगों को वह शो देखने को मिला जिसके लिए वे आए थे। फेरी लिन, जो पूरे समय अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए मंच पर खड़ी थी, अचानक गंभीर हो गई। यह अगली वस्तु अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी कारणवश इस नीलामी के दौरान केवल उन्हीं लोगों को बोली लगाने की अनुमति दी गई है जिन्हें निजी कमरों में बैठने का सम्मान प्राप्त हुआ है। भीड़ में दबी दबी फुसफुसाहट फैल गई क्योंकि लोग अंतिम वस्तु की पहचान के बारे में अटकलें लगा रहे थे। हालांकि कई लोग इस बात से नाराज थे कि उन्हें बाहर रखा जा रहा है, लेकिन वे इसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकते थे। वे इस बात से भली भांति परिचित थे कि निजी कमरों में बैठे लोग कितने शक्तिशाली थे। वे ही आम सीटों पर बैठे लोगों पर अपना दबदबा रखते थे। चाहकर भी उन प्रभावशाली व्यक्तियों से प्रतिस्पर्धा करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था। ऐसा करना मृत्यु को दावत देने के समान था। ये देखकर कि उसकी घोषणा के बाद किसी ने भी हंगामा करने का फैसला नहीं किया, फेरी लिन ने अपनी बात जारी रखी। जो वस्तु अब प्रस्तुत की जाने वाली है वह स्वयं प्रभुओं द्वारा प्रदत्त है। जिन व्यक्तियों को हम समझ भी नहीं सकते, उन्होंने हमें ऐसा उपहार प्रदान किया है। और यद्यपि हम तुच्छ प्राणी अपने प्रभुओं के वचनों को ठीक से समझ नहीं सकते, इसलिए हमने इस वस्तु को एक अधिक सुगम नाम दिया है।
जब फेरी लिन बोल रही थी, तभी एक व्यक्ति मंच पर आया। पिछले सेवकों के विपरीत इस व्यक्ति से असीम शक्ति का आभास हो रहा था। हालांकि इतनी शक्ति होने के बावजूद वह अपने हाथ में पकड़ी शीशी के प्रति अत्यंत सतर्क था। मृत्यु का बीज, हमने इस वस्तु को यही नाम दिया है। यहाँ तक कि इसे रखने वाली शीशी भी इसकी शक्ति को समाहित करने के लिए विशेष रूप से बनाई गई है। शीशी की सामग्री ही तारा ज़ेड है। एक बार फिर भीड़ उत्साह से भर उठी। स्टार ज़ेड, भला इस पदार्थ का नाम कौन नहीं जानता था। ये क्लाउड प्लेन पर मौजूद सबसे मजबूत पदार्थों में से एक था, शायद सबसे मजबूत। और ऐसी दुर्लभ और वांछनीय सामग्री का उपयोग केवल मृत्यु बीज की शक्ति को समाहित करने के लिए किया गया था। जैसे ही वह व्यक्ति मंच के केंद्र की ओर बढ़ा, वह उस चमकती हुई रोशनी में आ गया और भीड़ में मौजूद लोग अंततः इस अनमोल प्रतिभा के दर्शन कर सके। यह एक छोटी और गोलाकार वस्तु थी जो रहस्यमय गहरे रंग में रंगी हुई थी। इसके आकार और माप को देखकर कोई इसे कंचा या गोली समझ सकता था। हालांकि किसी को भी इसकी पहचान पर संदेह नहीं था। शैतान की पूजा करने वालों में भले ही अलग अलग लक्ष्यों और व्यक्तित्व वाले कई लोग शामिल हों, लेकिन उनमें एक बात समान थी। वे कभी भी अपने भगवान के नाम का व्यर्थ उपयोग नहीं करते थे। यदि फेरी लिन ने कहा कि मृत्यु का बीज उन्हें लॉर्ड्स द्वारा दिया गया था, तो इसकी वैधता को और सत्यापित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब मुझे यकीन है कि आप सभी इस खजाने के प्रभावों के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं, इसलिए मुझे ही समझाने दीजिए। मृत्यु बीज एक अद्वितीय खजाना है जो किसी के भी गुणों को स्थायी रूप से बढ़ा सकता है। तीसरे दर्जे के प्राणियों के लिए प्रत्येक स्टेट में कम से कम 100 अंकों की वृद्धि होगी और चौथे दर्जे के प्राणियों के लिए उनके स्टेट में कम से कम 800 अंकों की वृद्धि होगी। और ये केवल आधारभूत मान है। डेथ सीड के साथ किसी की अनुकूलता के आधार पर ये संख्याएं नाटकीय रूप से बढ़ सकती हैं। फेरी लिन लॉर्ड्स की महानता और उनके द्वारा प्रदत्त खजाने के बारे में लगातार बढ़ाती रही, लेकिन डेमियन का अब सुनने का मन नहीं था। आखिरकार ज़ारा, जो यात्रा और सम्मेलन के दौरान चुपचाप उसकी छाया में रह रही थी, एक धीमी और क्रूर गुर्राहट निकाल रही थी जिसे केवल वही सुन सकता था। वह उसकी भावनाओं को महसूस कर सकता था और उसे उसकी आंखों में देख सकता था। ऐसी भावनाएं जो उसने पहले शायद ही कभी दिखाई हों। घृणा और लोभ। जितने महीने डेमियन क्लाउड प्लेन में रहा, ज़ारा को एक बार फिर यह एहसास हुआ कि वह वास्तव में कितनी कम मदद कर सकती थी। बेशक वह सवारी के रूप में काम कर सकती थी और उसे यात्रा में मदद कर सकती थी, लेकिन क्या यह वाकई पर्याप्त था? जब वे पहली बार उस सुनसान तहखाने में मिले थे जिसे वह अपना घर कहती थी, तब से वे लगभग अविभाज्य हो गए थे। हालांकि उसके पास क्षमता थी, फिर भी वह शायद ही कभी उसकी परछाई में प्रवेश करती थी। वह उसकी साथी थी, उसके साथ लड़ रही थी और उसे उन सभी बाधाओं को दूर करने में मदद कर रही थी जिन्हें वह अकेले नहीं संभाल सकता था। कालकोठरी से बाहर निकलने के बाद भी स्थिति वैसी ही थी। कम से कम तुलनात्मक रूप से समय बीतने के साथ साथ उसे लगने लगा कि वह बेकार हो रही है। वह महज एक आम सवारी बनकर रह गई थी जिसे वह हर आम साधक को इस्तेमाल करते हुए देखती थी, और इस एहसास ने उसे उसकी कल्पना से कहीं अधिक पीड़ा पहुंचाई। वह अच्छी तरह जानती थी कि डेमियन का उसके साथ ऐसा व्यवहार करने का कोई इरादा नहीं था। जब भी उसे खाली समय मिलता, वो उसे बुलाता और उसकी संगति का आनंद लेता, उसे तरह तरह की बातें बताता। उसे ये बातचीत बहुत पसंद थी, लेकिन फिर भी यह काफी नहीं था। आखिरी बार कब उसने किसी लड़ाई में उसकी ठीक से मदद की थी? आखिरी बार कब उसने अपनी असली ताकत का प्रदर्शन किया था? कई साल बीत चुके थे। ज़ारा इस समस्या को लेकर काफी समय से परेशान थी, लेकिन वह डेमियन पर अपनी भावनाओं का बोझ नहीं डालना चाहती थी। इसलिए उसने उनके बीच के रिश्ते में थोड़ी सी दरार पैदा कर दी और अपने कुछ अहम विचार उससे छिपा लिए। आखिरकार उन्होंने बराबरी का अनुबंध किया था। यह उनका पूरा अधिकार था। इस प्रकार डेमियन को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी और उसने अपनी यात्रा जारी रखी। जाहिर है, महज इसलिए कि उसने अपनी जटिल भावनाओं को उससे छिपाया था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह अपने वर्तमान जीवन से संतुष्ट थी। वह लगातार बदलाव लाने के बारे में सोचती रहती थी, अपनी समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करती रहती थी। लेकिन यह सब व्यर्थ था। किसी भी जानवर के लिए ताकत हासिल करने का एकमात्र तरीका था मारना, खाना और विकसित होना। यह सर्वविदित था, कम से कम वह तो यही सोचती थी। जब तक तियान यांग ने डेमियन को तीसरी और चौथी कक्षा के पीछे की सच्चाई के बारे में नहीं बताया, तब तक उसकी यही धारणा थी। लेकिन इस पूरे समय वह उसकी छाया में रहते हुए बाहरी दुनिया में होने वाली घटनाओं पर नजर रख रही थी।
चाहे वह खुद को कितना भी बेकार महसूस करती हो, वह हमेशा किसी भी ऐसे खतरे की स्थिति में डेमियन के सामने आने के लिए तैयार रहती थी जिसे वह संभाल न सके। और चूंकि वह लगातार देख रही थी, इसलिए वह तियान यांग द्वारा दिए गए व्याख्यान को भी समझ पाए। समझने की शक्ति, ताकत हासिल करने का एक नया तरीका। यह एक ऐसी रोशनी थी जो ज़ारा के उस अथाह अंधकार में चमक उठी जिसमें वह डूबी हुई थी, आगे बढ़ने का एक रास्ता। इसलिए उसने सफलता की ओर पूरी लगन से प्रयास किया। वह अपनी चेतना की गहराई में उतर गई और अपने तत्वों को सही मायने में समझने के लिए अपना पूरा प्रयास किया। छाया, बर्फ, वह अब तक केवल उन्हीं बुनियादी तरीकों से इनका उपयोग कर रही थी जो उसकी जाति को अनुमत थे। And slowly but surely, she was starting to see a true improvement as she pondered on these two affinities of hers. She couldn't test anything with her eyes while she remained in Damien's shadow, but the shadow element was something she could easily test. And when she awoke from her meditative state once again, she looked around to grasp the situation, realizing that Damien was in a room alone with the new woman he had been accompanying for the past few months. Although this was no surprise to her, she soon turned her attention to the rest of the setting, the area beyond the glass in front of Damien. And that's when she saw it. A small placed marble that seemed inconsequential in appearance, but held an insurmountable power within it. The second she laid eyes on it, all other thoughts immediately vanished from her head. Even her sanity started to dissipate at a rapid pace, as if her intelligence was devolving. She felt an unadulterated fear, a burning hatred, and also endless greed that conflicted with the prior two emotions. She had no idea what was going on inside her own mind. She had no idea why this random object was eliciting such a major reaction from her. But it wasn't under her control. In fact, she was using every sliver of sanity she had left to hold herself back from jumping through that glass and snatching the black marble she had set her sights on. Her whole world was crumbling apart, when suddenly she felt a gentle hand land on her head. Without her knowledge, she had already left the shadow and was standing next to Damien, who was slowly running his hand through her fur. And oddly enough, the small action alone was enough to pour a bucket of cold water on her head. As he continued to silently console her, she felt herself regaining control over her body. And finally, by the time Fairy Lin had finished her rant about the greatness of her lords, Zara managed to calm down and come back to herself. Ha, ha. She closed her eyes, taking a few deep breaths before once again opening them. Is everything okay now? Damien's soothing voice entered her ears. She nodded lightly in response. It was all thanks to him that she was back to her senses. Once again, he had saved her, and once again, she had almost become a burden. Damien shook his head with a light sigh when he saw her state. With her mind still confused, he was naturally able to read the emotions she had been hiding from him all this time. He immediately felt a pang of guilt in his chest. He might have been doing his best to not neglect her, but had he ever once considered how she felt this entire time? He had almost forgotten how prideful and battle-hungry the little Zara he once knew was. Did something happen? He felt obligated to ask. The emotions he was reading were a problem that could be solved at any time. Now that he knew of them, he could make a conscious effort to remedy his past mistakes. What was more important was the outburst she just had. मुझे नहीं पता, ज़ारा ने दबी आवाज में जवाब दिया। जैसे ही मैंने वह छोटा सा काला कंचा देखा, मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मुझे बस उस चीज को खाने की एक अवर्णनीय इच्छा महसूस हुई। वह और भी बहुत कुछ कह सकती थी, लेकिन अब जब उसका मन पूरी तरह से उसके सामने खुला हुआ था, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। वह उसके साथ हुई हर बात को समझ गया था। क्या मृत्यु के बीज ने इस प्रतिक्रिया को जन्म दिया? मृत्यु बीज अब भी एक रहस्य था। फेरी लिन ने चाहे जितना भी दावा किया हो, उसने केवल स्थायी शारीरिक शक्ति में वृद्धि का ही वर्णन किया था। बाकी सब कुछ जो उसने कहा, वो महज खोखली बातें थीं, जिनसे ये संकेत मिलता था कि सेवन के बाद व्यक्ति अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो जाएगा। यह अपने आप में काफी अजीब था कि नॉक्स की किसी चीज ने ज़ारा को इस तरह प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर दिया, खासकर इसलिए क्योंकि वह एक अंधेरे तहखाने में पैदा हुई और पली बढ़ी थी जिसका कभी भी उस परग्रही जाति से संपर्क नहीं हुआ था। या कम से कम डेमियन को अब तक यही लगता था। सबसे चौंकाने वाली बात वो थी जिसे ज़ारा ने सिर्फ अवचेतन रूप से ही महसूस किया था। ये प्रतिक्रिया उसके वंश के कारण हुई थी।